हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज है हमारा डे 13। लास्ट टाइम पता है हम क्या कर रहे थे? लास्ट टाइम हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था एंड आज की क्लास में भी हम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आइसोमेरिज्म में हमने क्या चीजें पढ़ी थी कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट अरेंजमेंट्स अलग होते हैं, है ना। तो इसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात की थी और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात की थी। ठीक है, सो लास्ट टाइम हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया था। नाउ आज की क्लास में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस एकदम प्रॉपर आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, इतना हो गया। ओके, सो हमें स्टार्ट करना है यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से। ठीक है, क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, किस टाइप की कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर हम चाहते हैं कि कोई कंपाउंड शो करे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए। अभी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम क्या है, जैसे कि मान लो कि ये एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है। ठीक है, तो अगर मैंने इस एक कार्बन को पकड़ा तो यहाँ से क्या हो सकता है, इस वाले कार्बन को हम इजीली रोटेट कर सकते हैं इन एनी डायरेक्शन, वो इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर वही मैंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक है, आप खुद सोचो कि आपने यहाँ से किसी एक दूसरे का हाथ पकड़ा है तो वो इजीली घूम जाएगा, है ना। वो इजीली क्या हो सकता है, घूम सकता है। लेकिन अगर आप दोनों हाथ से किसी का हाथ पकड़ो ऐसे और तब उसको घुमाओ तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, तब वो रोटेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए किस चीज की जरूरत है, वी नीड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। समझ में आ गया, यानी कि या तो डबल बॉन्ड हो हमारे पास, या तो ट्रिपल बॉन्ड हो हमारे पास, या तो कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जो ये क्या करे, रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दे। ठीक है, क्लियर है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या चीजें होनी चाहिए, सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत है, वी नीड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, यानी कि आरआरएस। हम बार बार यहाँ पे यही चीज मेंशन करेंगे, पूरा मैं बार बार यहाँ पे नहीं मेंशन करूंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वी नीड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशनल सिस्टम, किसकी तरह, लाइक डबल बॉन्ड और रिंग स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड और रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, पहली चीज तो हमको ये चाहिए होगी जीआई शो कराने के लिए। दूसरा क्या होना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर एनवायरमेंट होना चाहिए। हमारे पास जो कंपाउंड है उसका नेचर कैसा होना चाहिए कि वो स्क्वायर प्लेनर नेचर का होना चाहिए। ठीक, स्क्वायर प्लेनर एनवायरमेंट, यहाँ पे हमें स्क्वायर प्लेनर एनवायरमेंट मिलना चाहिए। देखो क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में है हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड, राइट। हमने क्या बना दिया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे मान लो कोई एक ए सब्सटेंस है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे हमने सी लगा दिया और यहाँ पे डी लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने सी लगा दिया, यहाँ पे हमने डी लगा दिया। अगर जो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा कंपाउंड है ये जीआई शो करे, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे, तो कैसे शो करेंगे, पहला तो हमने यहाँ पे आरआरएस लगा दिए। ठीक है भाई, स्क्वायर प्लेनर भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो डबल बॉन्ड के साथ स्पीशीज अटैच है, जो डबल बॉन्ड के साथ ये जो स्पीशीज अटैच है, ये ए और बी दोनों अगर सिमिलर हुए तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग होते हैं तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता है। तो ध्यान रखना कि ए शुड नॉट इक्वल टू बी एंड सी शुड नॉट इक्वल टू डी। ऐसा हो सकता है कि ए सी के इक्वल हो जाए और बी डी के इक्वल हो जाए, ऐसा हो सकता है, बट ये सेम सेम एक ही कार्बन से
सेम सेम स्पीशीज अटैच अगर होते हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। तब वो क्या शो नहीं करेंगे, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अगर अलग अलग कंपाउंड है तब जाके वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं जरा हम। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक एग्जांपल, कार्बन कार्बन। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Br है। क्या ये GI शो करेगा? यस। क्या ये GI शो करेगा? तो बिल्कुल करेगा भाई। यहाँ पे सारी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, दैट मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। अब अलग अलग कंपाउंड्स में हम जाके देखेंगे कि कहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो पा रहा है और कहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो पा रहा, ठीक है। कर दे स्टार्ट अब हम। चलो भाई, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिंपल सा एल्कीन में देखना। अभी तक हमने किसमें देखा? एल्कीन में ही किया है, ठीक है। तो फर्दर और एग्जांपल्स लेके हम देखते हैं कि एल्कीन में ये चीज पॉसिबल है कि नहीं है। सो एग्जाम्पल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ले लिया। अब बता दो, दोनों ऊपर के सेम है, दोनों नीचे के सेम है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? तो आंसर है यस, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि एक ही कार्बन से सेम स्पीशीज नहीं होने चाहिए। अलग अलग कार्बन से तो सेम स्पीशीज कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कार्बन से सेम स्पीशीज कनेक्ट हो सकते हैं, बट एक ही कार्बन से सेम स्पीशीज अगर कनेक्ट होता है तो वो GI शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है? हाँ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको बताना है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड C2H5 ET और CH3Cl। अब बताइए, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या फिर नहीं करेगा? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या फिर नहीं करेगा? सो आंसर इज नो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये वाला क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं करेगा? तो देखो भाई क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है? इथाइल ग्रुप है और यहाँ पे भी हमारा इथाइल ग्रुप है, दोनों के दोनों इथाइल ग्रुप्स है, दैट्स व्हाई दे विल नॉट शो GI, ठीक है। इस वजह से ये GI शो नहीं करेंगे। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे? हमारा आंसर हो गया है नो, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे? नो हो गया। नाउ नेक्स्ट, C डबल बॉन्ड C CH3 H Cl और यहाँ पे H। अब बताओ, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो आंसर है यस, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि जो दोनों कंपाउंड है सेम स्पीशीज पे वो अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन PH यानी कि यहाँ पे हमारे पास फिनाइल ग्रुप है, हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक। C2H5, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? यस। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? सो आंसर इज नो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम ही स्पीशीज के पास दो दो एक जैसे, सेम ही कार्बन के पास दो दो एक जैसे स्पीशीज अटैच है, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एल्कीन के अंदर शो नहीं करेगा। समझ में आ गया? पहली चीज हमने क्लियर की कि एल्कीन के अंदर कहाँ कहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता है। एल्कीन करेगा क्योंकि वो रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा साइक्लोएल्केन। अभी हमने एल्केन के बारे में बात की थी, नेक्स्ट है हमारा साइक्लोएल्केन में देख लो कि कहाँ कहाँ पे GI शो करेगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पे GI शो करेगा। सो पहला देखो, कंडीशन इज सेम, वहां पे डबल बॉन्ड के साथ था और यहाँ पे साइक्लोएल्केन के साथ है। तो ये वाला कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, इसके पास मान लो एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, और इसके पास क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है। क्या ये GI शो करेगा? यस। क्या ये GI शो करेगा? सो आंसर है यस, इट विल शो GI, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो कार्बन है
उसके साथ दो अलग स्पीशीज कनेक्टेड है, और यहाँ पे जो कार्बन है उसके साथ दो अलग स्पीशीज कनेक्टेड है। अगर एक जैसे स्पीशीज होते तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट वन इज CH3 C2H5 H और Br। अब हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड क्या है? नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास ये। ठीक है, इसमें भी बेंजीन फिलहाल हम नहीं लेते, साइक्लो के लिए बात कही गई है ना, तो सिर्फ हम साइक्लो कंपाउंड्स लेंगे, बेंजीन वाला कंपाउंड नहीं लेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम साइक्लो कंपाउंड लेंगे। अभी देखो साइक्लिक में क्या है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, और इन दोनों कार्बन पे अलग अलग टाइप के ग्रुप अटैच है। दैट मींस इट विल शो क्या शो करेगा? ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। वही अगर हम ये ले लें, ठीक है, हमने ये कंपाउंड बना दिया और यहाँ पे हमने ले लिया है H CH3 और Cl। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? यस। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं है? सो आंसर इज नहीं भाई, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन से दो सेम स्पीशीज यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, सो इट विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन इमाइन। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि इमाइन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इमाइन क्या होता है। सो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इसके साथ कोई भी Z ग्रुप अटैच हो सकता है। CH3 ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, तो कोई भी Z ग्रुप यहाँ पे अटैच हो सकता है, और इस नाइट्रोजन के पास होता है एक शानदार सा लोन पेयर, इसका जो ताज कहलाता है। ठीक है, सो इसको हम क्या कहते हैं? इमाइन कहते हैं। अब चेक करके बताना है कि क्या यहाँ पे GI शो होगा या फिर नहीं होगा, तो उसके लिए क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। चलो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हमने ले लिया है लोन पेयर, यहाँ पे है CH3, ठीक है, और यहाँ पे एक पे हमने ले लिया है H और एक पे हमने ले लिया है CH3। अब बताना है यहाँ पे, ठीक है, अब क्या बताना है हमको? अब हमें ये बताना है कि क्या ये GI शो करेगा, यस और नो। यस और नो, तो देखो सेम चीज पे यहाँ पे दोनों अलग स्पीशीज है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे दो अलग स्पीशीज कैसे देखेंगे? नाइट्रोजन के ऊपर ये जो लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये भी एक स्पीशीज की तरह ही काम करेगा। तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, एक CH3 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक CH3 है, मतलब सिमिलर कार्बन पे एक जैसे। ठीक है, इस कार्बन पे क्या है? सिमिलर सब्सिट्यूएंट्स अटैच नहीं है। दैट मींस ये GI शो करेगा, दैट मींस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा इमाइंस के अंदर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा आंसर यस। समझ में आ गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारे लिए एकदम यस। ठीक, चलो और क्वेश्चन कर ले इसी पे बेस्ड। तो इमाइन का हमने एक ये देखा है, दूसरा क्या है भाई? दूसरा कर लो, कार्बन यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एक CH3 लगा दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कर दो, अब हम कर देते हैं Cl। अब देखो सारे के चारों स्पीशीज कैसे हैं? यहाँ पे चारों के चारों स्पीशीज एकदम अलग है ना? चारों के चारों स्पीशीज कैसे हैं? यहाँ पे एकदम अलग है। डबल बॉन्ड के आसपास देखो, यहाँ पे लोन पेयर है CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, मतलब डेफिनेटली ये यहाँ पे GI शो करेगा। ठीक है, डेफिनेटली ये यहाँ पे क्या शो करेगा? GI शो करेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट है हमारा GI इन ऑक्साइन एंड एजो कंपाउंड। तो सबसे पहले तो पता करते हैं कि ऑक्साइन क्या होता है और एजो कंपाउंड्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ऑक्साइन क्या होता है एंड एजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऑक्साइन का मतलब है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा OH। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच होगा? यहाँ पे OH अटैच होगा। सो
कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके पास है लोन पेयर और यहाँ से हमने अटैच कर दिया है OH। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि क्या ऑक्साइन टाइप के हमारे पास अगर कंपाउंड्स होंगे तो वो आइसोमेरिज्म यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं कि नहीं करते। यस, आर यू गाइस रेडी? चलो भाई, फिर हम एक शानदार सा क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं और चेक करते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो, ये एक कार्बन है, कार्बन के पास क्या है हमारे पास प्रेजेंट, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दोनों के दोनों अलग चीजें हैं। यहाँ पे हमारे पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है और एक हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है। मतलब ये GI शो करेगा, हाँ भाई ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, हाँ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। समझ में आ गया? क्या इतना क्लियर है? यस, चलो अब नेक्स्ट। सो डबल बॉन्ड NOH और अब हमने यहाँ पे ले लिया है डबल बॉन्ड। अब देखो दोनों में हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमारा एल्कीन वाला पार्ट हो गया, समझ में आ रहा है? ये कौन सा पार्ट है हमारा, ये हमारा एल्कीन वाला पार्ट हो गया है और ये हमारा ऑक्साइन वाला पार्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन ऑक्साइन से आ रहा है तो सिर्फ हम ऑक्साइन के लिए ही चेक करेंगे, जहां जहां हमें डबल बॉन्ड दिख जाता है वहां वहां हमें ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। ठीक, चलो दोनों में चेक करते हैं, दोनों में चेक करते हैं किस किस में ये चीजें पॉसिबल हैं। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन है, कार्बन के पास एक CH3 ग्रुप है और एक ही हाइड्रोजन है और यहाँ पे तो बिल्कुल इनका मामला सेट है, मतलब ये तो शो करेगा। ठीक है, ये तो शो करेगा। अब इस वाले कार्बन पे आ जाओ, तो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, इस कार्बन से एक CH3 ग्रुप अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, बट टर्मिनल वाले कार्बन पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन ही अटैच होंगे। यहाँ पे तो पॉसिबिलिटीज नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ पे तो हमें पॉसिबिलिटीज नजर ही नहीं आ रही है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, मतलब यहाँ पे अब हमेशा देखो याद रखना कि अगर टर्मिनल पे डबल बॉन्ड होता है और कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा वहां पे। यस, टर्मिनल पे अगर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पे जाहिर सी बात है कि दो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे एंड वहां पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वहां पे कोई भी किसी भी किस्म का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, सो यहाँ पे अभी हमारे पास अच्छा एजो कंपाउंड बच गया है ना, हमने ऑक्साइन कर लिया, हमने ऑक्साइन के दोनों एग्जांपल्स देख लिए, अब हम एजो कंपाउंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एजो कंपाउंड का हम रिप्रेजेंटेशन जान लें कि एजो कंपाउंड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा प्रेजेंट होता है दो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, इनके ऊपर है लोन पेयर। सो दिस इज द एजो कंपाउंड। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा एजो कंपाउंड कहलाएगा। और याद रखना भाई कि एजो कंपाउंड ऑलवेज गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये लिख लो। ठीक है, कि जो एजो कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देते हैं। सो एजो कंपाउंड्स ऑलवेज गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, समझ में आ गया है? यस और नो? चलो नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट था हमारा, ठीक है, GI कम्युलेटेड पॉलीइन्स। कम्युलेटेड पॉलीइन्स का क्या मतलब है? अभी कम्युलेटेड पॉलीइन्स का ये मतलब है कि हमारे पास कंटिन्यूएशन में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। हो सकता है कि कंटिन्यूएशन में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाए, हो सकता है कंटिन्यूएशन में तीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाए, हो सकता है कि कंटिन्यूएशन में चार भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जब एक लाइन से जब लगातार डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युलेटिव पॉलीइन्स, यानी कि एक साथ बहुत सारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? सो डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ सिस्टम जो बिल्कुल एक ही लाइन में अटैच हो। ठीक है,
सो डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ सिस्टम इन अ चेन, बिल्कुल एक चेन की तरह डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या होता है, एक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कम्युलेटिव पॉलीईन, known as cumulated polyenes। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, known as cumulated polyenes। चलो, अब इसमें किस तरीके से हम पता करें कि कहाँ पे जीआई शो करेगा, कहाँ पे ये हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इसके लिए बिल्कुल आपको एक नोट बनाना है, ठीक है, और इस नोट में आप क्या चीजें मेंशन करेंगे, इस नोट में आप ये मेंशन करेंगे कि हमारे पास हमारे पास कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो कि हम श्योर शॉर्ट कह दें कि हाँ भाई इसमें तो जीआई होगा, इसमें जीआई नहीं होगा। ठीक है, तो अगर जो हमारे पास इवन नंबर के डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, क्या कहा, अगर जो हमारे पास इवन नंबर के डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो बिल्कुल आंख बंद करके हम कह देंगे कि भाई यहाँ पे कोई भी किस्म का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। ठीक है, तो हम आंख बंद करके क्या बोलेंगे, हम आंख बंद करके बोलेंगे कि यहाँ पे किसी भी किस्म का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। लेकिन वही अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो वहां पे हमें चेक करना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या फिर नहीं। ठीक है, क्लियर है। सो फटाफट से हम ये नोट में इस चीज को मेंशन कर दें कि कब हम पता करें कि इसमें क्यूमुलेटेड पॉलीइन्स में जीआई होगा, कब नहीं होगा। ठीक है, सो इफ even number of cumulated polyenes are present, अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है देन नो जीआई इज शोन। अब ऐसा होता क्यों है, देन नो जीआई इज शोन, क्योंकि यहाँ पे जो इनका स्क्वायर प्लेनर वाला सिस्टम है, ठीक है, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो प्रेजेंट नहीं होता, जिस वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड में आज की लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि एक तो हमारा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, हमारे पास स्क्वायर प्लेनर सिस्टम होना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है कि स्क्वायर प्लेनर सिस्टम डिस्टॉर्ट हो जाता है। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्क्वायर प्लेनर सिस्टम ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड पॉलीइन्स, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में और में नॉट भी प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे दोनों चीजें पॉसिबल है। ठीक है, सो इफ odd number of cumulated polyenes are present, ठीक है, if odd number of cumulated polyenes are present then तब क्या होगा, then GI may or may not, then GI may हो सकता है और may not be present। तब ये हमें यहाँ पे चेक करके बताना पड़ेगा कि जीआई पॉसिबल है कि जीआई पॉसिबल नहीं है। चलो, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें बता दीजिए कि क्या जीआई पॉसिबल है या फिर जीआई पॉसिबल नहीं है, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या फिर इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो भाई देखो, कुछ भी देखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको ये देखना ही नहीं है कि सारे के सारे सबस्टिट्यूएंट्स एक जैसे हैं कि सारे के सारे अलग है। आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि क्या इसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर जो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे भूल के भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा,
बट अगर जो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन दैट केस हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, उस केस में हमें चीजें चेक करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे तो देखो भाई वो नौबती नहीं आई, यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर है और इवन नंबर होने के लिए कोई जीआई नहीं होता है, ठीक है। इवन नंबर, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पे क्या होगा, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स की तरफ, है ना। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके, सो आई होप कि इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बढ़ जाएं अब हम। चलिए इसके बाद चलो, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है इसी से रिलेटेड, हम देखेंगे कि यहाँ पे, ठीक है, हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे कि क्यूमुलेटेड पॉलीन है या फिर नहीं है, ठीक है। इस क्यूमुलेटेड पॉलीन में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे कि होगा कि नहीं होगा। ओके, सो फटाफट से देखिए और बताइए कि क्या इसमें जीआई पॉसिबल है। इन सारे में कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 है ना, टोटल 6 है। 6 के 6 में आपको चेक करना है और बताना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल है कि नहीं है। ओके, देखिए इसको फटाफट से, वेट, ओके, चलो। तो फर्स्ट वाले में क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो डबल बॉन्ड है, तो जब भी इवन डबल बॉन्ड के बारे में हम बात करते हैं तो वहां पे कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा नो हो गया। यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 है एंड ऑपोजिट, देखो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन पे ऑपोजिट, हम बोल सकते हैं ऑपोजिट नहीं, डिफरेंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगे, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। इसकी अगर हम बात करें तो 1 2 3, और नाइट्रोजन के पास देखो एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक CH3 और ये भी है, तो ये भी चीज पॉसिबल है। यहाँ पे अगर हम देख ले 1 2 3 4, अगेन ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, फिर से क्या आ गया, इवन आ गया। इवन आते ही हमें क्या समझ जाना है कि यहाँ पे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल। फिर यहाँ पे देखो, अब देखो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, अब बताओ यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे कि यहाँ पे 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लो ये कर दिया, 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड हमको दिख रहे हैं एंड टर्मिनल कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है वो भी अलग अलग है, तो मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, है ना, मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा गलत। अब ऐसा क्यों है भाई, ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि यहाँ पे बीच में एक रिंग बना हुआ है, तो ये बात समझो जरा कि ये जो रिंग है ना ये भी एक डबल बॉन्ड की तरह ही कंसिडर हम इसको करेंगे, ठीक है। देखो एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड तो नहीं, यहाँ पे एक रिंग है, बट रिंग को भी हम इसमें कंसिडर करेंगे, तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गया, सो आंसर सीधा सीधा हमारा यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक। अब इसको देख लो 1 2 3, तो देखो 3 है, इवन नंबर है, तो मतलब पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो चेक करने की पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 पीएच ग्रुप, सेम ग्रुप अटैच है एक ही कार्बन पे, तो यहाँ पे कोई भी जीआई पॉसिबल नहीं है। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई हैं, आगे बढ़े अब हम, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ओके, ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा जीआई इन स्पाइरो कंपाउंड्स, तो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे ही कंपाउंड्स, ठीक है, जिनमें एक कार्बन जो होता है ना वो कॉमन होता है, उनको हम बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ले लें ये हमने बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट है और इन दोनों में ये एक जो कार्बन है ये कॉमन है, तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के कंपाउंड्स को हम कहते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। अब इसमें भी देखो सेम चीज है, ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ रिंग हमारे पास प्रेजेंट है
तो कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे पूछे कि बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें होगा कि नहीं होगा, तो हम बोल देंगे कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ क्या चीज प्रेजेंट है, इवन नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट है। इवन नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, इस वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाता। ठीक है, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? यस। अगर वही ऑड नंबर होगा हमारे पास तो फिर हमें देखना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे भी हम वो पॉइंट बना के लिखेंगे, इवन नंबर ऑफ रिंग अगर है तो नो जीआई, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। और वहीं अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट है तो जीआई में और may not be present। तब हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, है ना। इन दिस केस वी हैव टू चेक कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा पॉसिबल है कि नहीं। ठीक, चलो अब कुछ और हम एग्जांपल्स देख ले, पता कर ले कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा भी कि नहीं होगा। इसमें बताना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या फिर नहीं है। ये है हमारे पास कंपाउंड, इसमें हमारे पास कितने रिंग प्रेजेंट है, तो इसमें हमारे पास 3 रिंग प्रेजेंट है। और अगर 3 रिंग प्रेजेंट है फिर टर्मिनल कार्बन को चेक करो, क्या टर्मिनल कार्बन पे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? क्या टर्मिनल कार्बन पे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है? तो यहाँ पे क्या चीज दिख रही है भाई कि नहीं, टर्मिनल कार्बन पे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। इस वाले कार्बन पे हमें H और Cl नजर आ रहा है, बट इस वाले कार्बन पे हमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन नजर आ रहा है। तो अगर ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होगा दैट मीन्स इसके लिए जीआई पॉसिबल नहीं है। बट वही अगर क्वेश्चन चेंज करके मैं एक H कर दूं, एक Br कर दूं, ठीक है, यानी कि अलग सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच कर दूं, सो इन दैट केस हमारे लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। बस इतनी सी ही कहानी है स्पाइरो की, है ना। वही अगर हम डबल बॉन्ड ले ले, मतलब डबल बॉन्ड नहीं, 2 रिंग ले लूं मैं, तो 2 रिंग में तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम ये कर दे तो चाहे कितने भी अलग टर्मिनल्स लगा लो आप, यहाँ पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ रिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफेनाइल्स। बाइफेनाइल्स का क्या मतलब होता है? यस, बाइफेनाइल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, 2 फिनाइल ग्रुप, है ना, मिनिमम 2 फिनाइल ग्रुप क्या होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड बाइफेनाइल्स या फिर बाइफेनाइल सिस्टम बोलेंगे। तो चेक करें कि क्या बाइफेनाइल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है कि नहीं। अगेन द केस विल बी सेम। केस क्या है बेटा कि अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ बेंजीन रिंग, हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ बेंजीन रिंग हुए तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ये बेंजीन रिंग होंगे तो क्या पॉसिबल है, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो हम एक कंपाउंड ले लेते हैं, यहाँ पे हमने 2 बेंजीन रिंग ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इस कार्बन के साथ अटैच है ना, ये दोनों इस कार्बन के साथ अटैच है, तो इसमें देखो कि अलग अलग ग्रुप कौन कौन से लगा सकते हैं। एक तो मैंने यहाँ पे लो CH3 लगा दिया यहाँ पे, और एक इसी पे मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, फिर यहाँ पे मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया। तो क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? यस। क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? आंख बंद करके कर दो कि नहीं मैम, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो इवन नंबर है। ठीक है, यहाँ पे तो इवन नंबर ऑफ बेंजीन रिंग हमारे पास है। ठीक, समझ में आ गया। अगर वही हम ऑड नंबर के बारे में बात कर लें, ठीक है, वही हम यहाँ पे ऑड नंबर के बारे में बात कर ले। ठीक,
यहाँ पे हमने कितनी बेंजीन रिंग ले ली है, यहाँ पे हमने 3 बेंजीन रिंग ले ली। अब इसी में सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच कर दो सारे के सारे, ठीक है। यहाँ पे क्या अटैच कर दो, सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच कर दो। तो हमने यहाँ पे CH3, तो क्या यहाँ पे Gi होगा, आंसर है यस, यहाँ पे Gi होगा, ठीक है। आंसर क्या है, यस, यहाँ पे Gi होगा, ठीक, समझ में आ गया। कंडीशंस क्या है, देखो भाई, हमने क्या देखा था कंडीशन के लिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशनल सिस्टम होना चाहिए, है ना, एंड टर्मिनल ग्रुप पे डिफरेंट, हम टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। पहली चीज हमने ये देखी थी, पहली कंडीशन ये थी हमारी कि टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। दूसरा क्या है कि जो हमारे पास कंपाउंड होना चाहिए मस्ट बी इन सेम प्लेन, ठीक है, एक ही प्लेन में सबके सब लाई करने चाहिए। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। कितने टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे, एनी आइडिया? यस, टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने पढ़े थे? यस, 2 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने देखा था। क्या हो जाएगा, कितने टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? ये सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे हम, ठीक है। sin anti-geometrical isomerism and the last one and the most important is EZ system के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक। सिस ट्रांस के बारे में ऑलरेडी आपने क्लास 11th में पढ़ा है, राइट। फिर है हम sin anti के बारे में बात करेंगे एंड थर्ड वन इज EZ सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। थर्ड वन इज EZ सिस्टम है, तो वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या चीज है, ठीक है। कब E होगा, कब Z होगा, कब sin होगा, कब NT होगा, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिस ट्रांस सिस्टम, तो इन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलो, सबसे पहले क्या है EZ सिस्टम, यानी कि CIP रूल, कॉन इन्वोल्व प्रिलोंग, ठीक है। CIP रूल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि कब जो हमारे पास सिस्टम है या फिर जो हमारे पास कंपाउंड है वो E सिस्टम शो कर रहा है, ठीक है, E नॉमेनक्लेचर शो करेगा कि Z नॉमेनक्लेचर शो करेगा, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। कैसे हमें पता चलेगा E और Z के बारे में, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो देखो भाई, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने CH3 कर दिया है, यहाँ पे H कर दिया, यहाँ पे Br कर दिया और यहाँ पे H कर दिया, ठीक। तो मेरे पास ये एक कंपाउंड है और मैं इस कंपाउंड को देख के कैसे बताऊं कि मेरा E सिस्टम होगा कि Z सिस्टम होगा? यस, मेरा E सिस्टम होगा कि Z सिस्टम होगा, कैसे पता करेंगे? देखो, प्रायोरिटी रूल से, ठीक है। कैसे पता करेंगे हम? प्रायोरिटी रूल से। देखो, अगर हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप, ध्यान से सुनना, अगर हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो है वो सेम साइड में हो, ठीक है, हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर सेम साइड में हो तो जो हमारा सिस्टम होगा वो Z कहलाएगा, समझ में आ गया। और अगर हाई प्रायोरिटी वाले हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप रूल है, हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो है अगर वो ऑपोजिट साइड में है तो वो हमारा E सिस्टम कहलाएगा, समझ में आया, ठीक है। अभी समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। इफ high priority groups are present on same side, तो वो हमारा कौन सा सिस्टम कहलाएगा? वो हमारा Z सिस्टम कहलाएगा। एंड इफ high priority groups are present on opposite side, तो वो हमारा कौन सा सिस्टम कहलाएगा? E सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। तब वो हमारा कौन सा सिस्टम कहलाएगा? E सिस्टम कहलाएगा। अब देखो, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है? हाई प्रायोरिटी। कैसे पता करेंगे कि भाई ये हाई प्रायोरिटी है कि नहीं है?
सिंपल है, उनके मॉलिक्यूलर मास को देख लो, ठीक है, उनके क्या कर लो, मॉलिक्यूलर मास को देख लो और फिर हमें पता चल जाएगा कि हाई प्रायोरिटी किसकी है किसकी नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम नंबर 1 देंगे, यहाँ पे हमारा नंबर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो इसको हम नंबर 1 देंगे और ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा। तो नंबर वन जो है वो किस पे आ रहे हैं, टॉप पे आ रहे हैं, तो कौन सा सिस्टम कहलाएगा भाई, नंबर वन किस पे आ रहा है, टॉप पे आ रहा है, सेम साइड पे आ रहा है, दैट मीन्स ये जो है हमारा वो जेड सिस्टम है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा सिस्टम है, ये हमारे पास जेड सिस्टम है, समझ में आ गया। तो कैसे हमने पहचाना प्रायोरिटी ग्रुप, कैसे पहचाना, उसके एटॉमिक नंबर से, ठीक है, और नहीं एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास से, समझ में आ गया। कैसे पहचानेंगे हम, मास से पहचान लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। या फिर हम एटॉमिक नंबर भी देख सकते हैं, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, कार्बन है, ठीक है, एक के पास क्या है, हाइड्रोजन है और एक के पास कार्बन है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रायोरिटी ग्रुप है, प्रायोरिटी ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर एंड व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द टर्मिनल ऑफ द आरआरएस, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशनल सिस्टम। ओके, ठीक है भाई, चलो। तो यहाँ पे हम जो भी मैंने आपको रूल्स बताए हैं वो हम देख लेते हैं एंड प्लस कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हम स्टेप 1 की बात करेंगे। स्टेप 1 में हमने क्या पढ़ा था कि प्रायोरिटी रूल, हम प्रायोरिटी किस तरीके से डिसाइड करते हैं, है ना। प्रायोरिटी ऑफ अ ग्रुप इज directly proportional to the atomic number, ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर which is directly attached to the terminal of the RRS, which is directly attached to the टर्मिनल ऑफ RRS, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम कर लें, एक और एग्जांपल हम देखें यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करें, देखो एक मैंने यहाँ पे NH2 ग्रुप ले लिया है, एक मैंने यहाँ पे कौन सा ग्रुप ले लिया है, CH2 ग्रुप ले लिया है, ठीक। दूसरा हमने यहाँ पे ले लिया है फ्लोरीन और तीसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोजन। अब चेक करो, कार्बन या नाइट्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसको नंबर 1 देंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन की बात करें तो अगेन फ्लोरीन हमारा 1 पे आ जाएगा और हाइड्रोजन हमारा 2 पे आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, जेड सिस्टम कहलाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा जेड सिस्टम, समझ में आ गया, क्लियर है। नाउ दी सेकेंड एग्जाम्पल देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना, इस कार्बन से भी मैंने यहाँ पे कार्बन जोड़ा है, इस कार्बन से भी कार्बन जोड़ा है, यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, इतनी चीजें सिमिलर है ना, इतनी चीजें सिमिलर है। मैंने यहाँ पे जोड़ दिया फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, क्या जोड़ दिया मैंने, फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन, फिर फ्लोरीन क्लोरीन और मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है आयोडीन। अब देखो किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, ब्रोमीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन आयोडीन फ्लोरीन, ये है क्वेश्चन। अब कैसे पहचाने भाई हम कि ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ तो चारों के चारों कैसे हम बोल सकते हैं सब्सटेंस अटैच है, सारे के सारे सेम ही है, सारे के सारे कार्बन है, तो अब उनको भूल जाओ, अब उनको भूल जाओ। अब देखो इस कार्बन के साथ क्या क्या चीजें अटैच है और कैसे हम लिखेंगे, इनके एटॉमिक नंबर के बेस पे लिखेंगे, ठीक है। तो क्लोरीन का नंबर ज्यादा है, फिर क्लोरीन है फ्लोरीन है फ्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है फ्लोरीन है फ्लोरीन है, यहाँ पे सबसे पहले आयोडीन है, फिर क्लोरीन है और फिर फ्लोरीन है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन है एंड देन फ्लोरीन है, और यहाँ पे आयोडीन आयोडीन एंड देन फ्लोरीन। नाउ चेक इट, अब आप चेक करो, देखो यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, किसका नंबर ज्यादा है, आयोडीन का नंबर ज्यादा है, तो इसको हम 1 दे देंगे, ठीक।
यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हमारे पास आयोडीन है, ब्रोमीन है, तो इसको हम 1 नंबर देंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको भी हमने 1 नंबर दे दिया और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फिर से हाईएस्ट वाले एक साथ आ गए, है ना, फिर से क्या हो गया, हाईएस्ट वाले एक साथ आ गए और ये हमारा क्या बन जाएगा, Z कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, ठीक है, फिर से हमारा ये क्या बन गया है, Z कॉन्फ़िगरेशन बन गया, ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, तो ये हमारा स्टेप 2 है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप 2 टाइप की क्वेश्चन है। नाउ अब थर्ड स्टेप में देखो क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, अगर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है और वो मल्टीपल बॉन्ड लेट्स सपोज मान लो, चलो लिखो, इफ वी हैव मल्टीपल बॉन्ड्स, इफ वी हैव मल्टीपल बॉन्ड्स, अगर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स है, फॉर एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसको हम पता है किस तरीके से कंसिडर करेंगे, देखो कार्बन ने कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बनाए हैं, डबल बॉन्ड बनाए, तो इसको हम लिखेंगे कार्बन और इसके साथ 2 कार्बन। वहीं अगर इसके साथ ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो क्या हो जाएगा, कार्बन और इसके साथ 2 ऑक्सीजन, समझ में आया। वहीं अगर ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले तो कार्बन, 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 3 नाइट्रोजन, ठीक है, समझ में आ गया। तो जितने बॉन्ड बनाएगा उसको हम उतनी बार ही स्प्लिट कर देंगे, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उतनी बार ही स्प्लिट कर देंगे। अब इस पे एक और एग्जाम्पल हम करने वाले, ठीक है भाई, अब इस पे हम एक और एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो फटाफट से इस पे हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ठीक। अब देखो क्या, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें तो एज सच कोई चेंज नहीं होने वाला है, चेंज कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अब देखो, एक हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया है और यहाँ पे मैंने क्या किया है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, ठीक, C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, समझ में आ गया, और C डबल बॉन्ड O SH, ये वाला ग्रुप लगा दिया। अब कैसे पहचानेंगे कि E कॉन्फ़िगरेशन है कि Z कॉन्फ़िगरेशन है, यस। अब हम यहाँ पे कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास E कॉन्फ़िगरेशन है कि Z कॉन्फ़िगरेशन है, इस चीज को समझो जरा, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का क्या मतलब है कि कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन है, तो देखो अब इस कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो कैसे लिख दूं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब जिसका मास ज्यादा होता है पहले उसको लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन है और 1 क्लोरीन है, पर मास किसका ज्यादा है, मास तो क्लोरीन का ज्यादा है ना नंबर, तो क्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो सल्फर पहले आ जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाद में आएगा, सल्फर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। अब चेक करो कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, इतना हमने लिख दिया है। अब हमें चेक करना है कि इन सब में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, चेक करो भाई, देखो ऑक्सीजन है, मतलब नहीं मान सकते, फिर ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, मतलब इसको नंबर 1 दे देंगे और इसको हम नंबर 2 देंगे, है ना, इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे। अब यहाँ पे देखो पहले क्लोरीन है और यहाँ पे हमारे पास सल्फर है, तो किसका मास ज्यादा होता है, क्लोरीन का ऑफ कोर्स, तो इसको हम 1 देंगे और इसको हम 2 देंगे। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, है ना, तो अगर हम बात करें कि जो प्रायोरिटी है वो ऑपोजिट है तो क्या हो जाएगा, ये ई सिस्टम कहलाएगा, ठीक है, कौन सा सिस्टम कहलाएगा ये, तो ये बन जाएगा हमारा ई सिस्टम, ठीक है, कौन सा सिस्टम कहलाएगा ये, तो ये हमारा बन गया है बेटा ई सिस्टम, समझ में आ गया, ठीक है या फिर नहीं है ना। तो ये था हमारा स्टेप 3। चलो नंबर ऑफ जीआई, ओके, चलो इसमें एक और रूल देख लो जरा ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पे स्पेस नहीं है ना। स्टेप 4 की बात करते हैं हम, ठीक है, अगर जो हमारे पास आइसोटोप्स प्रेजेंट है तो प्रायोरिटी किस पे जाएगा, जिसका मास ज्यादा होगा एज यूजुअल, ठीक है, इफ isotopes are present
then priority is directly proportional to मास। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास। समझ में आ गया? चलो एक और एग्जांपल देख लो। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हमारे पास डी है और एक हमारे पास टी है। डी क्या होता है? डी इज ड्यूटेरियम। टी क्या है? हमारे पास ट्रीटियम है। ये दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ रहा है OCH3 और यहाँ पे भी OCH3, बट ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स होते हैं। तो ये है हमारा 16 और ये है हमारा 18। ठीक है, एक है हमारा 16 और एक है हमारा 18। अब चेक करो, देखो ड्यूटेरियम और ट्रीटियम में हैवी कौन होता है? ट्रीटियम हैवी होता है, तो इसको हम 1 नंबर देंगे, इसको हम 2 नंबर देंगे। और देखो एक का मास 16 है, एक का मास 18 है, तो 18 वाले का मास ज्यादा होगा, तो इसको हम 1 नंबर देंगे, इसको हम 2 नंबर देंगे। मतलब ये कौन सा सिस्टम बन गया हमारा? मतलब ये बन गया है हमारा Z कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया है? ये हमारा बन गया है Z कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे पहचाने कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है एक कंपाउंड में। ठीक है, किस तरीके से पहचानेंगे हम कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है हमारे पास जो भी गिवन कंपाउंड्स है उसमें। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके पास जो कंपाउंड प्रेजेंट है वो सिमेट्रिकल सिस्टम है कि वो अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। ठीक है, क्या चेक करेंगे आप कि वो अनसिमेट्रिकल है या फिर वो सिमेट्रिकल है। सबसे पहले आपने ये चेक कर लिया। अब इतना चेक करने के बाद आपको लगाना पड़ेगा एक फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल सिस्टम प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम कैसे पहचानेंगे? सो इन केस ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर n। अच्छा चलो, हमें फॉर्मूला तो समझ में आ गया, बट हमें एक चीज समझ में नहीं आ रही कि n क्या है। तो n है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, n क्या है? n है हमारा नंबर ऑफ साइड्स जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, सो n इज द नंबर ऑफ साइड जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल। ठीक, अगर अब हम बात करें ये सिमेट्रिकल सिस्टम की, तो सिमेट्रिकल सिस्टम में भी 2 है। ठीक है, सिमेट्रिकल सिस्टम में हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास ये जो n है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड जिसपे हम क्या करेंगे, देखो अनसिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ साइड्स पे हम छोड़ देंगे। अगर हमारे पास सिमेट्रिकल सिस्टम है तो एक हमारे पास n इस्तेमाल किया जाएगा इवन के लिए और एक हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे ऑड के लिए। तो सिमेट्रिकल वाले में 2 चीजें पॉसिबल है। अगर हमारे पास इवन नंबर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर हमारे पास इवन नंबर प्रेजेंट है तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2n-1। बिल्कुल ध्यान से देखना, कितना हो जाएगा? 2n-1 प्लस 2n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2n-1 प्लस 2n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। ये है हमारा फॉर्मूला इवन के लिए। ठीक है, ये किसके लिए फॉर्मूला है? हमारा इवन के लिए फॉर्मूला है। वहीं अगर ऑड आ जाता है तो 2n की पावर 1 एंड 2n-1 डिवाइडेड बाई 2। बस इतना सा ही डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है यहाँ पे, ये बन गया। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन देखो, CH3C डबल बॉन्ड CCH3, ये है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या है? ये है। कैसा दिख रहा है ये हमको? सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? तो देखो जहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है उसके इधर भी सिमेट्री दिख रहा है हमको, उसके इधर भी सिमेट्री दिख रहा है, तो सिमेट्री है। अब पहचानो कि ऑड है कि इवन है, तो एक ही डबल बॉन्ड है इसके पास, तो है ना, एक ही डबल बॉन्ड है एंड 1 क्या होता है हमारा? ऑड नंबर में कंसिडर किया जाएगा। सो ये तो हो गया ऑड। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिमेट्रिकल में
ऑड। अगर सिमेट्रिकल में ऑड है तो सिर्फ और सिर्फ यही सीधा हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। देखो 2n-1, ठीक है, 2n-1 डिवाइडेड बाई 2, यही है हमारा फॉर्मूला। अब देखो n क्या है कि कितने नंबर ऑफ साइट है जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है तो यहीं पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, इसके अलावा तो कहीं नहीं हो सकता है। तो n क्या है यहाँ पे 1 है, n क्या है यहाँ पे 1 है। तो देखो 2 1 माइनस 1, ठीक है, 2 1 माइनस 1, फिर 2 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 0, समझ में आ रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन, ठीक है, 2 की पावर 0 और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 0। किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो इट कंसीडर एज 1, तो ये 1 प्लस 1 यानी कि इसके पास कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे, तो इसके पास 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे। यस, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे इसके पास, इसके पास टोटल 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। क्या इतनी चीजें क्लियर है? यस, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? और एग्जाम्पल कर ले हम, है ना, और एग्जाम्पल देख लो, चलो ठीक है, फटाफट से एक और एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक, चेक करो कितने यहाँ पे हमारे पास ये सिमेट्री है कि नहीं है। यहाँ से अगर हम ब्रेक 1 2 3 और 1 2 3, हाँ एक में तो देखो हमें यहाँ पे सिमेट्री दिख रही है, पर सिमेट्री है क्या, वाकई यहाँ पे सिमेट्री है क्या, नहीं है, क्योंकि अगर देखो अगर मैंने यहाँ से ब्रेक भी कर दिया तो वहां पे एक डबल बॉन्ड है बट इधर की साइड डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। सिमेट्री का क्या मतलब होता है कि जो चीज इधर प्रेजेंट हो, जो चीज लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो, वही चीज हमारे राइट साइड में भी प्रेजेंट होना चाहिए, है ना, वही चीज हमारे राइट साइड में भी प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब ये क्या है, ये तो अनसिमेट्रिकल निकला, है ना, ये हमारा क्या है, अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। ये जो सिस्टम यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है वो कैसा सिस्टम है, अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। तो अनसिमेट्रिकल सिस्टम में एक ही चीज हमने पढ़ी थी 2 की पावर n, है ना, ये तो इजी है 2 की पावर n, ठीक है, अनसिमेट्रिकल में यही तो था, सिर्फ 2 की पावर n। और 2 की पावर n के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे तो कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं है, नो जी आई, तो इसके लिए तो हम चेक ही नहीं करेंगे, इसके लिए हम चेक नहीं करेंगे। क्यों भाई, क्यों चेक करेंगे, वहां पे देखो जो टर्मिनल कार्बन है वहां पे तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट ही नहीं होता, ये हम कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि टर्मिनल पे क्या होगा कि दोनों चीजें जो हैं सेम रहेंगी, उसके पास 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और जहां पे एक ही कार्बन पे सेम स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 2, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? यस, अब मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर होगी, एक हमने सिमेट्री के लिए कर लिया है और एक हमने यहाँ पे अनसिमेट्री के लिए कर लिया, और ई और जेड हमने यहाँ पे जान लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिस एंड ट्रांस के बारे में। सो ऑलरेडी आप फेमिलियर हैं कि सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है। जब डबल बॉन्ड के, है ना, हम ऐसा बोले कि एक ही साइड पे, ठीक है, जब सेम साइड पे सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो हमारा सिस कहलाता है, यानी कि जब बोट लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो वो सिस कंपाउंड कहलाता है, और जब चेयर लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो वो हमारा ट्रांस स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 H और H, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा सिस। वही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 एंड H, तो ये हमारा कहलाएगा ट्रांस। समझ में आ गया, सिस और ट्रांस। अब सिस और ट्रांस में ना यहाँ पे हमें 2 चीज देखनी है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है
एंड इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो इधर ही बात करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। सबसे पहले हम सिस और ट्रांस में मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है, देखो मेल्टिंग पॉइंट हम कैसे पहचानेंगे, जिसमें पार्टिकल जितने ज्यादा पास अटैच होंगे, जितना ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा हाई होगा, ठीक है। अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे को ऐसे टाइटली पकड़ के रखते हैं, ठीक है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स थोड़े से लूज होते हैं, गैस में बहुत ही इनको फर्क ही नहीं पड़ता अपने पार्टिकल से, ठीक है। अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी तगड़ी पैकिंग है उनकी, ठीक है। इट्स डिपेंड्स अपॉन दी पैकिंग, इट्स डिपेंड्स अपॉन दी क्रिस्टल, कितना टाइटली उन लोगों ने एक दूसरे को क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है, तो उस पर वो डिपेंड करता है। समझ में आ गया? तो मेल्टिंग पॉइंट्स किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन पैकिंग, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट्स डिपेंड्स अपॉन पैकिंग। तो सॉलिड का सबसे ज्यादा होगा, फिर लिक्विड का, और फिर होता है गैसेस का। तो अब यहां से हम सिस और ट्रांस में कैसे पता करें कि सिस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? सी, सिस और ट्रांस में क्या है, सिस और ट्रांस में क्या है, सारी बल्की चीजें जो हैं वो एक साथ आ गई है। ध्यान से सुनना, सारी की सारी बल्की चीजें जो है वो एक साथ आ गई है, और जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो नीचे के साइड है। मतलब यहाँ पे बड़े पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल्स को क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, कुछ इस तरीके से। मान लो पहले हमने बड़े बड़े पार्टिकल्स एक साथ रख दिए, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं स्पेस रहेगा, और फिर हमने यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल रख दिए इस तरीके से, तो इनके बीच में कम स्पेस रहेगा, बट अभी भी इनके पास बहुत सारा स्पेस है। अगर हमने बड़े बड़े पार्टिकल्स एक साथ रखे तो ये तो सिस का केस हो गया। भाई अगर मैं ट्रांस की केस की बात करूं तो यहाँ पे क्या बड़े बड़े पार्टिकल्स रखे और उन्हीं के बीच में जो स्पेस बचा था उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स को रख दिए गए, देखो इस तरीके से। तो किसी को कोई फर्क पड़ा क्या? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो गैप को फिल कर रहे हैं छोटे वाले पार्टिकल, जिनकी वजह से इनकी जो पैकिंग इफिशियंसी है वो हाई हो रही है, ठीक है। जिसकी वजह से इनकी जो पैकिंग इफिशियंसी है वो क्या हो रही है, हाई हो रही है, और जिसकी पैकिंग इफिशियंसी हाई होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। सो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू, हम ऐसा बोल सकते हैं, ड्यू टू बेटर पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है। सो ट्रांस melting point is high due to better packing efficiency, ठीक है। ट्रांस मेल्टिंग पॉइंट इज हाई ड्यू टू दी बेटर पैकिंग इफिशियंसी। समझ में आया? रीजन क्या है वो भी आपको समझ में आया, राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट डन हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है? ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा की किसका होगा, सिस का होगा। सी, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, राइट। तो जिसका जितना वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उतनी जल्दी इवेपोरेट होने की चाहेगा, है ना। जिसके पास जितना, हम बोल सकते हैं जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी जितनी कम होगी ना वो उतना जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम सिस और ट्रांस को कंपेयर करें तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। सो boiling points depends upon the intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। तो यहाँ पे सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रांस, क्योंकि सिस में जो एफिशिएंसी है, जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो उतनी अच्छी नहीं है,
है ना, और वो अगर उतनी अच्छी नहीं है तो वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे अगर उनको थोड़ा सा भी हीट मिलेगा तो। समझ में आ गया? क्लियर है? तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में यहाँ पे हमने खत्म किया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, हमने दो चीजें पढ़ी थी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, हमें दो चीजें पढ़नी थी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ तक हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को किया है फिनिश। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और फिर उसके बाद हमारा आइसोमेरिज्म वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा एंड होपफुली वी विल स्टार्ट आवर हाइड्रोकार्बन। ठीक, चलो। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है? अगेन द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, हम बोल सकते हैं डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स दी पीपीएल। पीपीएल क्या होता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ में आ गया? यहाँ पे कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा। सी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है, बट प्लेन पोलराइज्ड लाइट आते ही उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया? सो compounds having same molecular formula, compounds having same molecular formula, same structural formula, but different behavior towards the PPL, but different behavior towards the PPL। PPL क्या होता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एंड इसी को हम क्या कहते हैं? एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, एंड दिस phenomena is known as optical isomerism, and this phenomena is called as or known as optical isomerism। समझ में आया? देखो क्या होगा, हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, हमारे पास क्या है? एक कंपाउंड है और एक सोर्स से लाइट आ रही है। अभी वो जो लाइट है वो कैसी है? मोनोक्रोमैटिक लाइट है, ठीक है। अब वो किसके थ्रू पास होगी? वो पॉलीक्रोमैटिक लाइट या फिर हम निकोल प्रिज्म के थ्रू उसको पास कराएंगे। तो वो जो हमारे पास सिंपल जो मोनोक्रोमैटिक लाइट थी, जैसे ही हमने उसको पॉलीक्रोमैटिक या फिर निकोल प्रिज्म से पास कराया है, तो वो सिंपल लाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब वो प्लेन पोलराइज लाइट हमारे सोल्यूशन से पास होगी, ठीक है, तो वो सोल्यूशन से पास होने के बाद क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, या तो वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होगी, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होगी, या तो वो राइट में जाएगी, या तो वो लेफ्ट में जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, देखो किस तरीके से मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे मान लो हमारे पास ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहाँ से लाइट आ रही है और बीच में हमने क्या लगा दिया है? बीच में हमने लगा दिया निकोल प्रिज्म। तो ये जो सिंपल सी लाइट है ये किसके थ्रू पास हो रही है? निकोल प्रिज्म के थ्रू पास हो रही है, और यहाँ पे हमने रख दिया है अपना सोल्यूशन। अब निकोल प्रिज्म क्या बन गया? इससे जो लाइट पास हो रही है तो वो हमारा पीपीएल बन गया। अब यहाँ से पास हो रही है तो ये क्या हो जाएगा? या तो क्लॉकवाइज चला जाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज चला जाएगा। कब? जब हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, जब हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये लाइट या तो किसकी तरफ मूव करेगी? या तो राइट की तरफ मूव करेगी या तो लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। ठीक है, अगर ये राइट की तरफ मूव करती है तो इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो, और अगर ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगी तो इसको हम बोलते हैं लीवो। ठीक है, तो या तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? या तो आप स्मॉल डी से या फिर प्लस की साइन से इसको रिप्रेजेंट कर दो, और लीवो को एल या फिर माइनस साइन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ये चीज पॉसिबल तब ही है जब हमारे पास ये जो कंपाउंड है,
ये चीज पॉसिबल तभी है जब हमारे पास ये जो कंपाउंड गिवन है, ये कंपाउंड कैसा हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो। ठीक है, ये चीज पॉसिबल है जब हमारे पास कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब अगर हमारे पास कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हुआ तो क्या हो गया, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा थोड़ी कि जो भी कंपाउंड्स हमारे पास होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होंगे। सो इफ वी हैव ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड तो कोई भी डिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। नो डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। So no deflection is there in case of optically inactive compound. ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में कोई भी ऐसी चीज पॉसिबल नहीं। समझ में आया? ठीक है, क्या इतनी चीजें क्लियर है? अब हमारे पास ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम कैसे पहचानेंगे कि भाई जो हमारे पास सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। ऐसा क्या हो कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ऐसा क्या हो कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो उसके लिए हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, है ना। उसके लिए हमारे पास कुछ टर्म पता होने चाहिए। कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, कैसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा? यस, कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। कैसे हमारे पास कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा? सी, अगर हमारे पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है। कायरल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसके चारों स्पीशीज अलग हो, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल का मतलब कि अपने साथ 4 अदर स्पीशीज को वो कनेक्ट करता है। ठीक है, अगर वही 4 के 4 स्पीशीज डिफरेंट होंगे तो दैट कार्बन विल बी अ कायरल कार्बन। और अगर सारे के सारे कैसे हो गए, सेम या फिर दो भी सेम हो जाएगा तो वो ए कायरल में आ जाएगा। समझ में आया? सो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव इन केस इफ वी हैव अ कायरल कार्बन। ठीक है, if we have chiral carbon then compound is optically active। और पता है इसमें भी एक केस होता है, if we have multiple carbon। ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल कार्बन होते हैं तो उसमें भी हमें चेक करना पड़ता है। मान लो कि अगर एक ही कायरल कार्बन है, समझ में आ रहा है, अगर एक ही कायरल कार्बन है तो उस केस में तो ये फुल्ली फिक्स्ड है हमारे पास कि वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। लेकिन अगर मल्टीपल कायरल कार्बन हमको देख रहे तो उस केस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया? ठीक है, अब कौन से केस है जिससे हम ये पता करें कि हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव के बारे में बात कर ले अब हम। ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के लिए हमारे पास एक कायरल कंपाउंड होना चाहिए। सबसे पहला एक कायरल कंपाउंड होना चाहिए हमारे पास। सेकंड हमारे पास क्या होना चाहिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के लिए? मेसो कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज जो हम ऑलरेडी SN1 SN2 में पढ़ चुके हैं, रेसमिक मिक्सचर होना चाहिए। अगर कहीं पे भी ये तीन चीज दिख जाए तो समझ जाना कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, हमारे पास कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलो कायरल सेंटर के बारे में बात कर लेते। तो जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम। ठीक है, एनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, चाहे वो कार्बन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे फॉस्फोर हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ हम कार्बन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, any sp3 hybridized carbon which have 4 different group are considered as chiral center। ठीक, so any sp3 hybridized atom, चाहे वो कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, फॉस्फोरस हो, which have 4 different groups
ठीक है, जिनके पास 4 अलग ग्रुप होते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कायरल सेंटर कहलाएगा। ठीक, सेकेंड जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इफ वी हैव, ठीक है, ओनली वन कायरल सेंटर देन द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। आंख बंद करके कर दो कि हाँ भाई कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, इफ वी हैव, if we have only one chiral center, then compound is optically active। तब जो हमारा कंपाउंड है वो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, if we have only one chiral center then the compound is कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझ में आया? और अगर उससे ज्यादा है तो हमें फिर चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? क्या इतनी चीजें क्लियर है? आप फटाफट से एग्जांपल देके मुझे बता दो क्या भाई ये कायरल होगा या फिर कायरल नहीं है। क्या ये कायरल है या फिर कायरल नहीं है? आप क्या बोलेंगे? यस, आप इसको देख के क्या बोलेंगे कि क्या ये कायरल है? तो आप बोलेंगे कि यस दिस इज कायरल, है ना? आप क्या बोलेंगे कि यस दिस इज कायरल। ठीक है, समझ में आ गया? वहीं अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन और CH3 और Br कर दूं तो क्या ये नाइट्रोजन कायरल है? यस। क्या ये नाइट्रोजन कायरल है? तो फिर से आप क्या बोलेंगे? यस। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सारे के सारे टर्मिनल, सारे के सारे जो ग्रुप्स है वो कैसे हैं, अलग अलग हैं, है ना? सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं वो कैसे हैं, अलग अलग है। दैट मींस ये कायरल की कैटेगरी में आ रहा है। किसकी कैटेगरी में आ रहा है? कायरल की कैटेगरी में आ रहा है। चलो अब बताना मुझे, ठीक है, अब बताना मुझे कि क्या ये कायरल कार्बन कहलाएगा या फिर नहीं कहलाएगा। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया और ये हमारा CH3 हो गया। अब 2 कार्बन दिख रहे हैं तुमको, कौन कौन से? एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन। देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पे जो कार्बन है ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो दो तो ऑलमोस्ट सेम हो गए। इस वाले कार्बन के साथ भी ये भी CH3, ये भी CH3 है, तो ये हमारा नो कायरल। ठीक है, यानी कि हमारा किस कैटेगरी में आ गया? ये हमारा ए कायरल की कैटेगरी में आ गया है। ठीक है, ये हमारा किस कैटेगरी में आ गया? ए कायरल की कैटेगरी में आ गया है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, है स्पेस, यस, ठीक है, ओके। चलो अब बताना कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव छोड़ी दो, कायरल होगा कि नहीं होगा पहले तो ये बता देना। अब बताओ कि क्या यहाँ पे जो 2 कार्बन है वो कायरल होंगे या फिर नहीं होंगे, मतलब एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन। अब आपको पता है क्या करना है, देखो सुनो, इस वाले कार्बन को हम देखेंगे ना तो ये इसके साथ ये जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही सारे जुड़े हुए हैं, है ना? तो इन सबको देख लो। पहले देखो इस वाले कार्बन के साथ एक ये ग्रुप है अलग है, एक ये ग्रुप है अलग है, एक ये ग्रुप है अलग है, और एक पूरा ग्रुप जो है वो इन तीनों से तो अलग ही है। मतलब नीचे वाला जो हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है वो कैसा है? यस दिस इज कायरल कार्बन। तो उसको हम इस तरीके से स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे हम उसको? इस स्टार से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, अब इस वाले को देखो, डिफरेंट 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 और ये पूरा डिफरेंट, तो अगेन दिस इज अ कायरल कार्बन। तो इस वाले केस में हमारे पास 2 कायरल कार्बन मिल रहे हैं। कितने कायरल कार्बन मिल रहे हैं हमारे पास? 2 कायरल कार्बन हमारे पास यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो और क्वेश्चंस कर ले। तो यहाँ पे मैंने तो भाई एक फ्लोरीन लगा दिया है, ठीक है, एक हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? फ्लोरीन लगा दिया। अब देखो क्या ये कायरल कार्बन है? यहाँ पे हमने आयोडीन लगा दिया और यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, तो ये 3 चीज हमने कर दी। अब चेक करो यहाँ पे 3 कायरल कार्बन बनने चाहिए। ठीक है, देखते हैं पॉसिबिलिटीज है या फिर नहीं है। ये एक कार्बन, इसके साथ क्या प्रेजेंट है यहाँ पे भाई?
एक CH3 इसके पास प्रेजेंट है, एक F प्रेजेंट है, और एक ये पूरा ग्रुप है जो कि बिल्कुल अलग है, और एक इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, H प्रेजेंट होगा। मतलब ये तो कायरल कार्बन है, ये तो भाई कायरल कार्बन है। अब इसको देख लो, देखो ये पूरा अलग है, ये पूरा अलग है दोनों का साइड, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। अगर यहाँ पे भी क्लोरीन होता तो ये ग्रुप और ये ग्रुप बिल्कुल सिमिलर हो जाता। ठीक है, तो दो अलग ग्रुप है, एक आयोडीन है एक हाइड्रोजन है, मतलब ये भी कायरल कार्बन है। और यहाँ पे देखो एक क्लोरीन है एक हाइड्रोजन, ये पूरा ग्रुप और एक CH3, मतलब ये भी कायरल कार्बन है। तो यहाँ पे हमें 3 कायरल कार्बन देखने के लिए मिल रहे हैं। कितने कायरल कार्बन देखने के लिए मिल रहे हैं बेटा हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें टोटल 3 कायरल कार्बन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, बट वही अगर मैं ये क्वेश्चन दे दूं आपको, कहाँ है क्वेश्चन, ओ ओ ओ अच्छा चलो इसी में करते हैं क्वेश्चन। ये दे दूं मैं क्वेश्चन, तो बताओ क्या ये हमारे पास कायरल कार्बन है या फिर नहीं है। सो आंसर क्या हो जाएगा, नो। ये तो हमारे पास एक कायरल कार्बन है, ये दोनों ग्रुप जो है वो सिमिलर है, और ये दोनों ग्रुप जो है हमारे पास कैसे हैं, सिमिलर है। मतलब दिस इज नॉट कंसिडर एज अ कायरल कार्बन। ठीक है, दिस इज नॉट कंसिडर एज अ कायरल कार्बन। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। यस, कैसे पहचानेंगे। सबसे पहला ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हमारे पास जो कंपाउंड होना चाहिए वो कायरल होना चाहिए एंड अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, कंपाउंड मस्ट बी कायरल और अनसिमेट्रिकल। ठीक, कंपाउंड का मिरर इमेज बनना चाहिए एंड बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल का क्या मतलब है, जैसे कि ये है मेरा हाथ, दिखने में कैसे लग रहा है, बिल्कुल कॉमन लग रहा है, ऑफ कोर्स सबके हाथ ऐसे दिखते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं इस हाथ के ऊपर ये वाला हाथ सुपर इम्पोज कर दूं, तो क्या सुपर इम्पोज हो रहे हैं, नहीं हो रहे। ये मेरा थंब जो है वो इधर आ रहा है और ये वाला थंब इधर आ रहा है, दिखने में बिल्कुल सिमिलर थे, बट मैंने सुपर इम्पोज किया तो वो सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो ऑप्टिकल एक्टिव है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मतलब ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए बेटा क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कंपाउंड मस्ट बी कायरल। कंपाउंड मस्ट बी कायरल और अनसिमेट्री। ठीक है, कायरल और अनसिमेट्री, और दूसरा क्या है, कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज। जो कंपाउंड है उसका जो मिरर इमेज है, बोथ शुड बी नॉन सुपर इम्पोजिबल। कंपाउंड एंड इट्स mirror image both should be non superimposable, both should be non superimposable। ठीक है, समझ में आ गया है। कंडीशन क्या बताई थी, देखो पहली कंडीशन थी कि इफ कार्बन कंटेन ओनली वन कायरल सेंटर, देन वहां पे डेफिनेटली ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। कोई ऐसी चिंता वाली बात ही नहीं कि हमें ढूंढना पड़ेगा, नहीं, एक कायरल कार्बन है, सीधा सीधा आंख बंद करके बोल दो कि हाँ भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, कैसा होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सो इफ वन, क्या बोलेंगे हम इसको, कि इफ कंपाउंड हैव ओनली वन कायरल सेंटर, ठीक है, इफ कंपाउंड हैव ओनली वन कायरल सेंटर देन इट इज सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे लिख ली थोड़ा। सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास कंडीशन 1 है, कंडीशन 1। So condition 1 is if a compound contain
if a compound contain only one chiral center, then, ठीक है, then that is sufficient condition of a molecule to be optically active. ठीक है, तब ये जो कंडीशन है सफिशिएंट है. ठीक है, ये जो कंडीशन है वो कैसी है, वो सफिशिएंट है. CH3 Br H और OH, अगर जो हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो क्या बनेगा, CH3 OH Br और H, और अब जब हम इसको सुपर इम्पोज कराएंगे तो वो नहीं होगा, दैट मीन्स दे आर ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है, कैसे है ये हमारे ऑप्टिकली एक्टिव है. बट कंडीशन 2 देखो, कंडीशन 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंडीशन 2 क्या है, if we have if a compound have more than one chiral center, तब क्या होगा, तब वो कंडीशन सफिशिएंट नहीं है किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव कहने के लिए. उस केस में हमें मॉलिक्यूल्स में चेक करना पड़ेगा. क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए, कहीं उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, कहीं उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, कहीं उसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो नहीं है. अगर ये सारी चीजें हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. अगर ये चीजें प्रेजेंट नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा. ठीक है, समझ में आ गया. सो if compound contain more than one chiral center, then this condition is not sufficient. This condition is not sufficient for a molecule to be optically active. ठीक है, तब ये मॉलिक्यूल के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंडीशन सफिशिएंट नहीं है. सो इन दिस केस मॉलिक्यूल मस्ट बी अनसिमेट्रिकल. ठीक है, कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल कायरल होना चाहिए. ठीक है, so for this molecule should be unsymmetrical chiral. और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, एक तो अनसिमेट्रिकल कायरल होना चाहिए, एंड कंडीशन कुछ इसमें अप्लाई होती है. ठीक है, कंडीशन फॉर सिमेट्रिकल मस्ट बी, या तो अनसिमेट्रिकल हो, और फॉर सिमेट्रिकल कंडीशन शुड बी. अब कंडीशन देख लो, फॉर सिमेट्रिकल कंडीशन शुड बी absence of cause, pause and os, यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री या एंड एक्सेस ऑफ सिमेट्री. तो बेसिकली यहाँ पे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करेंगे. अगर ये सारी चीजें एब्सेंट है, ठीक है, अगर ये सारी चीजें एब्सेंट है तो मतलब हमारे पास जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा इन केस ऑफ इफ वी हैव मोर देन वन कायरल सेंटर. समझ में आ गया. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉज के बारे में बात करेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करेंगे. तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे पहचाने. यस, पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर हम ये दे दें यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास ये है और इसमें हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है. सिर्फ इतना पहचान. देखो
इन दोनों के बीच में हमने क्या बना दिया, सेंटर बना दिया। सेंटर के इधर जाओ तो अलग है, इधर जाओ तो अलग है, ठीक है। फिर इधर गए, यहाँ पे भी सब्सटेंस अलग है, यहाँ गए यहाँ पे भी सब्सटेंस अलग है। मतलब क्या, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो बेटा यहाँ पे कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो कॉज, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। बट वही अगर मैं ये वाला क्वेश्चन लिख लूं और इसको आपने सेंटर माना, सेंटर से इधर गए तो आपको कार्बन मिला, सेंटर से इधर गए तो आपको कार्बन मिल गया, सेंटर से इधर गए तो कार्बन मिल गया, सेंटर से इधर गए तो कार्बन मिल गया, हर जगह आपको कार्बन 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 दिख रहा है। मतलब यस, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। यस, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक। थर्ड, हमने ये ट्राइंगल ले लिया। अब देखो यहाँ पे सेंटर बना दिया हमने बीच में। अब सेंटर से ऊपर गए तो कार्बन है, सेंटर से नीचे गए तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो बॉन्ड है ना, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है, अब देखो इधर गए तो कार्बन है, इधर गए तो कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे नो कॉज, यहाँ पे कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम सेंटर ऑफ सिमेट्री को फाइंड आउट करेंगे। क्या ये क्लियर है? यस, क्या ये चीज क्लियर है? वही अगर आप बेंजीन रिंग में देख रहे हो तो भाई बेंजीन रिंग में तो हर जगह ही आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नजर आएगी, है ना। बेंजीन में क्या होगा, हर जगह ही आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नजर आएगी, कहीं से भी कर लो। देखो यहाँ से जाओगे तो भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से आगे तो भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो यस, यहाँ पे कॉज प्रेजेंट है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक। क्लियर है? समझ में आ गया इतना? नाउ इसके बाद हम बात कर रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे पहचाने? यस, प्लेन ऑफ सिमेट्री हम कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी प्लेन ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, कोई भी हमारे पास कंपाउंड, हम उसको कट किया, ऊपर वाला प्लेन और नीचे वाला प्लेन जो है वो मस्ट बी इक्वल। फॉर एग्जाम्पल हम बचपन में करते थे ना, जैसे हमने ले लिया ए, अब इस ए को मैं कट कर दूं, अगर देखो ए को अगर मैंने सेंटर से कट कर दिया तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट कैसा इक्वल है, मतलब इसके पास क्या है, पॉज है, इसके पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। इसके पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। वही अगर मैं बी बना दूं, इसको सेंटर से कट कर दें तो इसके पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सी बना दूं तो इसके पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एच बना दे तो इसके पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जी बना दूं तो इसके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो बस इसी तरीके से आपको चेक करना है कि गिवन कंपाउंड्स में आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। अब वो कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है, जिसपे कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये दो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड दूसरा क्या है हमारे पास, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सी, अगर किसी भी कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। देखो एक हमारे पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, या फिर ऐसे टिक कर लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, दोनों चीजें प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तब वो कंपाउंड कैसा कहलाएगा, तब वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा, ठीक। दूसरा क्या है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है बट सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही कहलाएगा। अगर उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है तब जाके वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, ठीक है। तब जाके वो क्या बनेगा, तब जाके वो ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा। तो हमें दोनों चीजें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। क्या चेक करना है हमको, ये दोनों कंडीशंस चेक करनी है ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कि सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री बोथ शुड बी एब्सेंट, ठीक, इन केस ऑफ मोर देन वन कायरल सेंटर, ठीक है, इन केस ऑफ मोर देन वन कायरल सेंटर। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? यस, क्या इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? तो अब हम चेक कर लेते हैं कुछ ऐसा कंपाउंड जिसपे मोर देन वन कायरल सेंटर प्रेजेंट हो और चेक करेंगे
कि क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है कुछ इस तरीके का कंपाउंड। ठीक है, बस आपको क्या क्या चीज चेक करनी है, कॉज एंड पॉज आपको चेक करना है। अब बता दो, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? दोनों के दोनों कार्बन कैसे हैं? दोनों के दोनों कार्बन कैसे हैं? यस, दोनों के दोनों कार्बन यहाँ पे कैसे होंगे ये बता दो। यहाँ पे तो भाई मुझे सिमेट्री दिख रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मुझे दिख रही है, यहाँ पे मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये तो, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये तो। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गया मुझे, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गया मतलब बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। समझ में आ गया? अब ध्यान देना, अब ये तो हमारा सिंपल था। इफ वी हैव अ मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो साइकिल की फॉर्म में है, ठीक है, रिंग बना रहा है, साइकिल बना रहा है, तो वहां पे क्या चेक करना चाहिए, तो वहां पे हमें कॉज और पॉज दोनों चेक करना है। लेकिन अगर हमारे पास इस तरीके का कोई कंपाउंड है, ठीक है, अगर हमारे पास ए साइक्लिक कंपाउंड है, तो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री ही चेक करेंगे, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अगर हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है जो साइक्लिक नेचर का है, ठीक है, तब आप उसमें क्या क्या चीज चेक करोगे, तब आप उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी चेक करेंगे एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री भी चेक करेंगे इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। बट अगर हमारे पास ए साइक्लिक कंपाउंड है तो आपको उसमें कॉज यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे तो भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब ये बता, क्या यहाँ पे सिमेट्री है? क्या यहाँ पे सिमेट्री है? नहीं भाई, यहाँ पे तो हमें कोई भी सिमेट्री नहीं दिख रही है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सो इन केस ऑफ ए साइक्लिक कंपाउंड, in case of acyclic compound, we check only plane of symmetry। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे। बट सेकेंड केस क्या था हमारा, इफ वी हैव अ मॉलिक्यूल, ठीक है, इफ वी हैव अ मॉलिक्यूल जिसमें इवन रिंग प्रेजेंट हो, समझ में आ रहा है, इफ वी हैव अ मॉलिक्यूल जिसमें इवन रिंग प्रेजेंट हो, तो वहां पे हम कॉज और पॉज दोनों चेक करेंगे। अच्छा, एक और केस आ रहा है इसमें कि इफ वी हैव अ साइक्लिक बट उसमें ऑड रिंग प्रेजेंट हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम पॉज चेक करेंगे। समझ में आया? क्या इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? यस। सो इफ वी हैव अ मॉलिक्यूल विद साइकिल विद इवन रिंग, यहाँ पे आप कंडीशन नोट डाउन कर लीजिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब वो चीज आपको वहां पे याद आएगी। ठीक है, नोट्स में आप मेंशन करिए, इफ अ molecule is cyclic with even ring, then check cause and pause. If a molecule is acyclic, with a molecule is cyclic with odd ring, then check only plane of symmetry। तब सिर्फ और सिर्फ आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री ही चेक करना है। समझ में आ गया? क्या इतनी चीजें क्लियर है? और इसी के साथ हम अपना आज का ये शानदार सा लेक्चर करते हैं खत्म। तो आई होप कि आइसोमेरिज्म अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सी अभी हमने काफी सारी थियोरी इसमें पढ़ी है, काफी सारी चीजें हमने इसमें समझी है, बट जब तक हम काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते हैं तब तक हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम हो। तो बहुत जल्दी हम एक ऐसा सीरीज लेकर आएंगे
ठीक है, जिसमें आइसोमेरिज्म पे भर भर के क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो बाकी की चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से उसको पढ़िए, एंड बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।